हेलो एवरीवन। मेरा नाम आदर्श पांडे। मेरी कंपनी का नाम है बेंचमार्क फिंसर। मेरी कंपनी की शुरुआत लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं। पहले भी मैं किसी और कंपनी के साथ काम करता था जिसका नाम था स्टार फाइनेंस। तो मैं आज आपको बेसिक ट्रेनिंग दूंगा जिसमें आप मल्टीपल लोन के सिलसिले में आप जान सकोगे होम लोन, पर्सनल लोन क्या होता है। आपको इस ट्रेनिंग में ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा, जहाँ पर हम कहाँ कैसे लोन अप्लाई करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ ट्रेनिंग की। सबसे पहला चीज़ आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड क्या होता है? ये एक 12 डिजिट का एक ऐसा रैंडम नंबर होता है जो कि जनरेट करता है UIDAI। ये गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है जो हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करती है, आधार कार्ड। अच्छा, आधार कार्ड एक आईडी के प्रूफ में होता है, आपको भी पता है। लेकिन आधार कार्ड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बात ये है। आईडी कार्ड में हम पैन कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, वोटर आईडी का यूज कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस का भी, लेकिन आधार कार्ड का क्यों? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आधार कार्ड एक ऐसा बायोमेट्रिक आईडी है जिससे हमें फिंगरप्रिंट एंड वॉइस फिंगरप्रिंट एंड आइस दोनों का मिल के एक ऐसा पोर्टल पे रजिस्टर्ड होता है कि अगर बाई चांस आपका आधार कार्ड खो जाता है तो आप अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू अपने आधार कार्ड का नंबर जान सकते हो। आपके फिंगरप्रिंट से आपके आधार कार्ड का पता चल सकता है। तो आधार कार्ड इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूनिक नंबर है, रैंडम नंबर है। और आईडी में क्या होता है, आप हाई स्कूल या इंटर का डॉक्यूमेंट लेके बनवा सकते हो, या आप अदर कोई भी डॉक्यूमेंट लगा के कोई भी आईडी बनवा सकते हो। वोटर आईडी कार्ड भी बन जाता है और ड्राइविंग लाइसेंस भी। बट आधार कार्ड आपसे जुड़ा होता है, आपके फिंगरप्रिंट से जुड़ा होता है, ये चेंज नहीं हो सकता। एक बार अगर आपका फिंगरप्रिंट किसी चीज़ में रजिस्टर्ड हो गया तो वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए एक बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये आईडी कार्ड होता है, आधार कार्ड। इसीलिए हम लोग केवाईसी के रूप में केवाईसी में अक्सर यूज करते हैं। अगला आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड तो आपने सुना ही होगा, पैन कार्ड क्या होता है, लेकिन आपने परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे होंगे। तो परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है? अकाउंट नंबर तो आप जानते ही होंगे, बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाना। लेकिन परमानेंट अकाउंट नंबर होता है कि आपके बारे में आपका पैसे का लेन देन जहाँ भी होता है वहाँ पर ये नंबर, ये पैन कार्ड वहाँ पर एंट्री होता है। मतलब आप लोन लेते हो, क्रेडिट कार्ड लेते हो, किसी भी चीज़ जहाँ पैसे से उधार ले रहे हो या पैसा जमा कर रहे हो, लोन ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पैसे कहीं शेयर में लगा रहे हो, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पर हमें पैन कार्ड की डिटेल देना होता है, पैन कार्ड नंबर वहाँ एंट्री करना होता है। क्यों करना होता है? जो दूसरा नंबर है सिविल रिपोर्ट। सिविल रिपोर्ट में जब हम पैन कार्ड नंबर डालते हैं तो वहाँ पर पूरी हिस्ट्री आ जाती है, किस आदमी का कितना क्रेडिट कार्ड है, किस आदमी ने कितने लोन लिया है, किस आदमी ने कहाँ फ्रॉड किया है, ए टू जेड सब कुछ यहाँ पर शो कर जाता है। ये ऐसा रिपोर्ट होता है, यहाँ पर सिर्फ पैन नंबर डालते मान पूरी रिपोर्ट क्लाइंट की आ जाती है, कस्टमर की पूरी रिपोर्ट आ जाती है, कितने कार्ड, कितने क्रेडिट कार्ड, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर आप जान गए, सिविल रिपोर्ट जान गए, इसी से जुड़ा सिविल रिपोर्ट भी होता है। केवाईसी। केवाईसी ने आपने हमेशा केवाईसी सुना है, बैंक में केवाईसी लग रही है, हर जगह केवाईसी लगे, लेकिन केवाईसी होता क्या है ये आपने नहीं जानते। केवाईसी नाउ योर कस्टमर। हम कस्टमर को जानने के लिए उससे क्या क्या ऐसा करें जिससे हम कस्टमर को जान जाएं। सपोज दैट आपका नाम रवि है, तो मैं कैसे जानूं कि आप रवि हो? कैसे मैं जानूं? तो हम आपके कुछ डॉक्यूमेंट लेंगे जिससे आपकी पहचान हो सके। जैसे कि हम आपका आधार कार्ड लेंगे, पैन कार्ड लेंगे, करेंट एड्रेस प्रूफ लेंगे जहाँ आप रहते हो, ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे आपको मैं जान सकूं कि हाँ आप सही में रियल में रवि हो। तो नाउ योर कस्टमर, हम कस्टमर को जानने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसे कहते हैं केवाईसी। बैंक भी आपसे जानने के लिए आपका डॉक्यूमेंट लेती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड,
ये जो डॉक्यूमेंट देते हो इससे आपको बैंक जानती है। तो केवाईसी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है आईटीआर। आईटीआर का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न, बट मैं आपको अभी केवल आई और टी का फुल फॉर्म बताता हूँ। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या है? इनकम पे लगने वाला टैक्स को इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम पे लगने वाला टैक्स, हम आपको पता है कि हम जितना भी कमाते हैं उसमें सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन सरकार को कब टैक्स देते हैं उसकी भी कैटेगरी है। जैसे हमारी अगर इनकम 5 लाख से कम है तो हम सरकार को कोई टैक्स नहीं देंगे, नील, मतलब कोई टैक्स नहीं देंगे। आईटीआर तो फाइल करेंगे बट हम उसको टैक्स नहीं देंगे। अगर 5 लाख से ऊपर हमारी इनकम एनुअल है साल की, तो हमें सरकार को टैक्स देना होता है 20%, 10%, 30% का हमें टैक्स देना होता है। तो अभी मैंने आई और टी बताया ना, आई और टी इनकम टैक्स, लेकिन आर क्या होता है? रिटर्न। मान लो आपकी इनकम साल की 5,50,000 है। आपकी इनकम जो है साल की वो 5,50,000 है, तो आप तो इनकम टैक्स में आ गए, आपको इनकम टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप उस 50,000 का आपका कोई होम लोन में किस्त जा रही है, हर महीने आपकी किस्त जा रही है, या आपने कोई LIC करके रखा है, कोई हेल्थ पॉलिसी लेके रखा है, या कोई आपने किसी NGO में डोनेट किया है, डोनेशन दिया है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी पर्ची या उसकी रसीद लगा के हम उतना अमाउंट कम करा लेते हैं। मान लो आपकी साल की किसी होम लोन की, सिर्फ सरकार होम लोन पे छूट देता है इनकम टैक्स रिटर्न में। अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो उसकी जितनी EMI जाएगी सरकार उस पर छूट देगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न, अगर जैसे आपकी साल की 1,20,000 रुपये की साल की आपकी EMI जा रही होम लोन की, तो आप क्या करोगे? जब आपका 5,50,000 का हो रहा है तो आप टैक्स के नज़र में आ गए, तो अब आप बस सरकार को दिखाओगे कि मेरा 1.5 लाख रुपए का हर महीने की तो किस्त हर साल की मेरी किस्त जा रही है। तो आपका फिर 5.5 लाख में 1.5 लाख माइनस कर दो, अराउंड 5 लाख के अंदर आ गए, हम टैक्स से बच गए। तो यहाँ पर जो आर शब्द आता है वो रिटर्न से आता है, मतलब कुछ हमें रिटर्न, इस पर कुछ हम लेते हैं, वापस करते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम पे लगने वाले टैक्स को अगर हम रिटर्न ले सकते हैं तो हम रिटर्न लेते हैं। अगला नंबर आता है GST। अच्छा, आपको बताता हूँ, GST आपने बहुत सुना होगा। GST इस समय हर चीज़ पे GST लगता है। GST ऐसा नहीं कि इंडिया में आया है, GST ऑल वर्ल्ड है। और आपको एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में इंडिया से पहले GST था। इंडिया से पहले GST पाकिस्तान में था, बट जब इंडिया में आया तो सबने कहा कि GST बहुत दिक्कत हो जाएगी, GST मत लो। GST कोई, मतलब ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम देता है, GST अच्छी चीज़ है। तो GST ऑल वर्ल्ड, GST के नाम किस नाम से जानते हैं? जनरल सेल टैक्स, जनरल टैक्स, सेल टैक्स ऑल वर्ल्ड। अगर हमें GST, मान लो पाकिस्तान में गया और मैं पूछा किसी से कि GST क्या होता है, तो हो सकता है वो पढ़ा लिखा कम आदमी होगा, तो आप उससे बोलोगे जनरल सेल टैक्स क्या होता है। लेकिन इंडिया वाले थोड़ा पढ़े लिखे ज़्यादा थे, तो इंडिया वाले GST का फुल फॉर्म जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स, अच्छा गुड्स मतलब क्या होता है? यहाँ पर जब गुड्स आया तो गुड्स मतलब क्या होता है? सामान, सामान। और सर्विस मतलब क्या होता है? सुविधा। और टैक्स मतलब टैक्स, कर, जो भी चीज़ आप समझो। तो सामान पे लगने वाला टैक्स को GST कहते हैं। अभी आपने ITR सुना, ITR को बताया इनकम पे लगने वाला टैक्स। अब यहाँ पर है सामान पे लगने वाला टैक्स। किसी सामान पे लगने वाले टैक्स को GST कहते हैं। GST आपने समझा? GST किसी भी सामान पे लगने वाले टैक्स को GST कहते हैं। GST रिटर्न क्या होता है? GST रिटर्न, जैसे हमारी कंपनी, हमने GST लिया है, अगर कोई प्रोडक्ट GST, कोई प्रोडक्ट आप अपने ऑफिस के लिए लेते हो, अपने वर्कर के लिए लेते हो, अपने ऑफिस के स्टाफ के लिए, कोई भी चीज़ अपने अपने ऑफिस के सेटअप के लिए लेते हो, ऑफिस में यूज, तो वहाँ पर क्या करते हैं, अगर हमारी इतना टर्नओवर नहीं है कि जितना हमें सरकार ने छूट दिया है, तो हम उस पर क्या करेंगे, उस पर रिटर्न ले लेंगे। जो भी हमारा टैक्स लगेगा उस पर हम रिटर्न ले लेंगे।
तो जीएसटी भी जाहिर सी बात है, जीएसटी मतलब रिटर्न आ रहा है, वहाँ भी रिटर्न वहाँ इनकम पे रिटर्न लेता था, यहाँ पर हम सामान पे रिटर्न लेते हैं। तो जीएसटी ये हो गया। अगला चीज़ आता है करंट एड्रेस प्रूफ। करंट एड्रेस प्रूफ में हम क्या क्या ले सकते हैं? आधार कार्ड तो केवाईसी में आ गया, लेकिन हम करंट एड्रेस प्रूफ में उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल ले सकता हूँ, गैस का बिल ले सकता हूँ, ब्रॉडबैंड का बिल ले सकता हूँ, रेंट एग्रीमेंट ले सकता हूँ, लैंडलाइन का भी बिल ले सकता हूँ, लैंडलाइन का बिल उसका, एंड बैंक पासबुक में भी अगर उसका एड्रेस है तो बैंक पासबुक में भी हम ले सकते हैं। तो ये आपके हो गए करंट एड्रेस प्रूफ। उसके बाद आता है टाइप ऑफ कंपनी। कंपनी कैसी होती है? जो हमारा एम्प्लॉय आता है हमसे लोन लेने, तो वो जाहिर सी बात है कोई ना कहीं कंपनी में काम करता है। तो टाइप ऑफ कंपनी, कंपनी होती तो बहुत प्रकार से, लेकिन मैं जो मुझे नॉलेज है, जिसके बारे में मैं लोन कराता हूँ, जो मुझे पता है, वो 4 कंपनियाँ होती हैं। पहला पार्टनरशिप कंपनी, प्रोप्राइटरशिप कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी। पार्टनरशिप कंपनी क्या होती है? नाम से पता चल रहा है कि कोई पार्टनर होंगे, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग अपना मिल के कंपनी खोल दिए, अपना शेयर है सब, कोई किसी का 10% शेयर है, किसी का 50% है, किसी का 20%। तो शेयर पे जो भी कंपनी खुलती है उसे कहते हैं पार्टनरशिप कंपनी। नाम से ही पता चल रहा है पार्टनर बन गए हैं और कंपनी खोल दिए। प्रोप्राइटरशिप कंपनी क्या होता है? जिसका मालिक अकेला हो। कंपनी उसकी बड़ी हो सकती है, 50 एम्प्लॉय हो सकते हैं, 100 एम्प्लॉय हो सकते हैं, नथिंग, बट उसका ऑनर सिर्फ एक बंदा होगा। सिंगल आदमी की कंपनी को प्रोप्राइटरशिप कंपनी कहते हैं। उसके बाद आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट से ही पता चल रहा है किसी प्राइवेट आदमी की, कोई अकेले आदमी की या पार्टनर आदमी की। अच्छा, जो पार्टनरशिप कंपनी के लोग होते हैं और जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी के लोग होते हैं, इन्हीं की कंपनी होती है जो कि लिमिटेड करते हैं, लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। लिमिटेड कंपनी बनाने का मतलब है कि हर मंथ आपको अपना ITR GST दिखाना होता है, कितना टर्नओवर है पूरा। मतलब कंपनी को जो चीज़ हम पार्टनरशिप कंपनी में रह के कम दिखा सकते थे, कम एम्प्लॉय दिखा सकते थे, कम खर्च दिखा सकते थे, टैक्स में बचत कर सकते थे, प्रोप्राइटरशिप कंपनी में भी हम यही करते थे। लेकिन पार्टनरशिप कंपनी में हमें अपना टर्नओवर भी दिखाना होता, अपना ITR भी दिखाना होता, अपना GST भी, सब कुछ इस सरकार को दिखाना होता है। लिमिटेड मतलब सरकार के अधीन या सरकार से के जानकारी में ये कंपनियां होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, लिमिटेड क्या होती हैं? लिमिटेड एक प्रकार की अर्ध सरकारी कंपनी होती हैं। इसमें सरकार, आधा सरकार का हाथ होता है और आधा प्राइवेट आदमी का, तो इसे लिमिटेड कंपनी कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ जो डाउट होगा वो मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप ऑफ एम्प्लॉय। अब जब यहाँ काम लोग करते हैं, कंपनी के बारे में जान गए, तो उनके एम्प्लॉय के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय 2 प्रकार का एम्प्लॉय तो 3 होते हैं, बट मैं अभी आपको 2 को बताता हूँ कि एक होते हैं सैलरी पर्सन, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सैलरी पर्सन क्या होते हैं? जिनकी मंथली सैलरी फिक्स होती है, 12,000, 15,000, 20,000, उनकी प्रॉपर टाइम पे सैलरी आती है, वो होते हैं सैलरी पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय पूरे महीने काम करता है, पूरे महीने का जो भी उसका बजट आता है, एक सपोज दैट एक रिक्शा चलाने वाला होता है, ठीक है, वो दिन भर में कमाता है, वो होता है सेल्फ एम्प्लॉय। जो भी आदमी अपना रोज कमाता है, रोज खाता है, रोज भागता है, अपने लिए काम करता है, वो होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सैलरी पर्सन आपको पता ही है कि जिसकी मंथली सैलरी आती है, वो होता है सेल्फ एम्प्लॉय, सैलरी पर्सन। अच्छा, उसके बाद तीसरा नंबर आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये तो आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय हैं इनको भी लोन मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तीसरे होते हैं। तो ये 3 पता चल गया, टाइप ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट को मुझे बताने की तो जरूरत नहीं होगी, आपको पता ही होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होता है। अगला नंबर आता है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोन का काम करेंगे तो प्रॉपर्टी की भी तो लोन करेंगे। तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, एक होता है अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, एक होता है नॉन अप्रूव्ड प्रॉपर्टी। अप्रूव्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे आपके घर पे नगर निगम, नगर पालिका होता है, वहाँ से आपको वहाँ से अप्रूव्ड नक्शा मिलता है, बनाने की परमिशन मिलती है,
कि आप 2 मंजिल बना सकते हो, 2 मंजिल में आप कितने कमरे बना रहे हो, जो भी नथिंग, जितना भी आप कुछ करोगे उसकी परमिशन आप लोगे अपनी लोकल अथॉरिटी से। अगर आप गाज़ियाबाद में हो तो गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से लोगे, दिल्ली में आप हो तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से लोगे, डीडीए से, जीडीए से और एमसीडी से। जहाँ पे होते हो वहाँ की अथॉरिटी से आपको परमिशन लेना होता है कि मैं आप यहाँ पर इतने मंजिल को बनाना चाहता हूँ। तो परमिशन जब मिल जाती है तब हम घर बनाते हैं। विदाउट परमिशन के अगर आप घर बनाते हो तो हम बैंक लोन नहीं करती है, अगर आप बिना परमिशन के। लेकिन कुछ बैंक होती हैं जो कर देती हैं, जिसे उस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी। कुछ बैंक होती है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उनका भी लोन करती है, लेकिन रजिस्ट्री होनी चाहिए। प्रॉपर्टी अनअप्रूव्ड हो ठीक है, बट रजिस्ट्री होनी चाहिए। रजिस्ट्री क्या होता है, जो पुराना आदमी नए आदमी को बेचता है तो एक स्टाम्प पेपर में अपनी समझौता होता है, उसको लिखाना पड़ता है कि हम बेच रहे हैं इस टाइम में इतना हमारा फ्लैट नंबर है, ये हमारा नाम है, उसमें सब मेंशन करना पड़ता है रजिस्ट्री में। तो अब प्रॉपर्टी अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड में यही फ़र्क होता है कि अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में नक्शा पूरा पास होता है प्रॉपर तरीके से, अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी में नक्शा नहीं पास होता है। लेकिन कुछ बैंक अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी को भी करती हैं, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लोन। अच्छा, सब टाइप ऑफ चल रहा है अभी, ठीक है। टाइप ऑफ लोन कितने प्रकार के होते हैं, हम कौन कौन से लोन करते हैं? होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और कार लोन। अभी होम लोन को आप रोको, मैं आपको पर्सनल लोन बताता हूँ। पर्सनल लोन बोलने भी पता चल रहा है पर्सनल, तो पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए, पर्सनल चीज़ के लिए जो लोन लेते हैं उसे पर्सनल लोन कहते हैं। उस पैसे का आप कुछ भी करो, बैंक से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5 से शुरू होता है और 20-22 तक पहुंचता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन का शुरुआत 10.5 से होता है, 10.50 से होता है। उसके बाद आता है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन भी पता ही चल रहा है कि बिजनेस के लिए हम लोन लेते हैं, उसे कहते हैं बिजनेस लोन। लेकिन सब नहीं ले सकते बिजनेस लोन। बिजनेस लोन जिसकी आईटीआर 7 से 8 लाख के समथिंग हो, 7 से 8 लाख का मतलब होता है कि वो 5 लाख से ऊपर है। और अगर किसी क्लाइंट का या कस्टमर का 5 लाख से ऊपर है, मतलब वो टैक्स दे रहा है। और जो आदमी टैक्स दे सकता है, वो आदमी का अगर टर्नओवर 12 लाख रुपया होगा तो वो 8 लाख दिखा रहा है। 8 लाख होने के बाद सरकार टैक्स लेने लगती है, तो हम उसको एक अच्छा कस्टमर समझते हैं। अगर किसी का आईटीआर 7 लाख 8 लाख समथिंग है तो हम उसको जो है बिज़नेस लोन दे सकते हैं, लेकिन 5 लाख से नीचे वालों को हम बिज़नेस लोन नहीं दे सकते हैं। और देंगे भी तो उसका टर्नओवर 60-70 लाख रुपया साल का हो टर्नओवर। कार लोन, आपको पता है कार खरीदने के लिए लोन मिलता है। होम लोन मैंने छोड़ा था, तो होम लोन जाहिर सी बात है घर के लिए होता है, घर खरीदने के लिए, घर से संबंधित। लेकिन होम लोन भी प्रकार के होते हैं। होम लोन कितने प्रकार के होते हैं? रीसेल होम लोन, बैलेंस ट्रांसफ़र होम लोन, टॉपअप होम लोन, कंस्ट्रक्शन होम लोन, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन होम लोन, लैब। तो रीसेल क्या होता है? रीसेल मतलब कोई आदमी ने फ्लैट या घर खरीद लिया है और अब वो किसी और को बेच रहा है। रीसेल मतलब सेल हो चुका है, एक आदमी ने खरीदा है, फिर उसी मकान को किसी और ने बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसे कहते हैं रीसेल होम लोन। रीसेल मकान हो गया। अब रीसेल मकान खरीदने के लिए जब हम लोन लेते हैं तो लोन भी हमारा रीसेल होम लोन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बैलेंस ट्रांसफ़र होम लोन। बैलेंस ट्रांसफ़र होम लोन मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। आपको पहले बताता हूँ रीसेल, आपको बता दिया, अब बताता हूँ टॉपअप होम लोन क्या होता है। अब 3 साल पहले, 4 साल पहले जब ये अनलिमिटेड का सिस्टम नहीं था, तो हम 10 रुपये का रिचार्ज कराते थे मोबाइल पे, जिसमें 7 रुपये 90 पैसा समथिंग मिलता था, ठीक है। 7 रुपये 90 पैसे। अच्छा, पूरा 10 में 10 तो नहीं मिलता था ना। अभी आगे आपको ये भी क्लियर करूँगा कि 10 में 10 तो हमें तब भी नहीं मिलता था। 7 रुपये 90 पैसे समथिंग मिलता था, या कोई कंपनी दे देती थी 8 रुपये 10 पैसे से समथिंग। लेकिन आप 10 रुपये जब डलाते थे, आप बात कर लेते थे, आपके अकाउंट में
2 रुपये बचता था या 1.5 रुपये बचता था, तो आप दोबारा फिर चले जाते थे और 10 रुपये का रिचार्ज फिर करा लेते थे। कराते थे ना आप, दोबारा फिर करा हो जाता था ना उसी पे। उसी तरह जब दोबारा लोन उस पर आपका ऑलरेडी 2 रुपये पड़ा है और ऑलरेडी फिर से जाके 10 रुपये का करा लेते हो, उसी तरह हम टॉपअप करते हैं, उसे रिचार्ज कराने को टॉपअप कहते हैं। इसी तरह हमारा टॉपअप इसमें भी होता है। अगर किसी आदमी का लोन चल रहा है और उसका अमाउंट कम हो गया है, तो हम उसको फिर से उतने अमाउंट का टॉपअप दे देंगे, 6 रुपये 90 पैसे का या समथिंग, उतना हम उसको टॉपअप दे देंगे ऊपर से। उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रहेगा ये पैसा, ये जो पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा, ये उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको टॉपअप होम लोन मिल जाएगा। होम लोन पे टॉपअप मिल जाएगा, कुछ पैसा और मिल जाएगा उसकी ज़रूरत के लिए। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन होम लोन। मान लो किसी का फ्लैट बना हुआ है, ठीक है। अब फ्लैट के ऊपर वो सोच रहा है ऊपर फ्लैट और बना ले, या सोच रहा है अपने में बगल पीछे कमरा दूसरा बना लूँ, या नथिंग, जो भी वो कंस्ट्रक्शन करना चाहता है घर पे फ्लैट पे नथिंग, उसके लिए वो आदमी लोन लेता है, वो भी होता है कंस्ट्रक्शन होम लोन। उसके बाद आता है प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, जिसे कहते हैं P+C लोन। अक्सर कस्टमर कहते हैं P+C लोन। अच्छा, प्लॉट को हम परचेज भी बोलते हैं, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, P+C। P से परचेज, P से प्लॉट, प्लस कंस्ट्रक्शन, P+ होम लोन। परचेज प्लस, पहले हम खरीद, अच्छा इस केस में क्या होता है, पहले बैंक खरीदने के लिए पैसा देता है, फिर उस पर बनवाने के लिए पैसा देता है, तो इसे कहते हैं P+C लोन, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है लैब। लैब क्या होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, घर को रख के उसके अगेंस्ट पैसा लेते हैं, घर के पेपर को रखते हैं और उसके अगेंस्ट हम उससे पैसा लेते हैं, तो उसे कहते हैं लैब, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। किसके अगेंस्ट पैसा लेंगे, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पैसा लेंगे। लोन किसके अगेंस्ट लेंगे, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेंगे, ठीक है। अब आता है बैलेंस ट्रांसफ़र, हमने छोड़ा था। तो बैलेंस ट्रांसफ़र क्या होता है, आपने कभी सिम में पोर्ट कराया है। मान लो आपकी कंपनी एयरटेल है, ठीक है, या आप सिम को छोड़ो, मान लो आपका मैं एक पर्सन हूँ और एक पर्सन है आदर्श जी, या एक पर्सन है SBI और दूसरी पर्सन है HDFC, ठीक है। HDFC आपको 1 महीने के 100 रुपये देती है और कहती है मैं आपको पैसा तो दे रही हूँ, ठीक है। SBI कहती है मैं आपको 100 रुपये तो दे रही हूँ, लेकिन आपसे 7 रुपये मैं लूँगी। जब आप 1 महीने के बाद देने आओगे 100 रुपया, तो मैं 100 रुपये नहीं लूँगी, मैं आपसे 7 रुपये 107 रुपये लूँगा। 100 रुपये तो आपका जो मैं दिया है वो तो लूँगी, लेकिन 7 रुपये इंटरेस्ट आपसे लूँगी। दूसरी बैंक है HDFC। HDFC भी 100 रुपये किसी कस्टमर को देती है और कहती है आप मुझे 100 रुपये पे ना 6 रुपये दे देना, आप मुझे 106 रुपये दे देना। SBI तो 107 रुपये ले रही थी, लेकिन HDFC कहती है भाई कोई बात नहीं, आप मुझे 106 रुपये दे देना। तो उसमें से आप आओगे, जो आप हमारे एम्प्लॉई हो, आप कस्टमर को फ़ोन करोगे और बोलोगे सर आपका ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, SBI तो आपसे ज़्यादा ले रहा है, 1 रुपया ज़्यादा ले रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है सर, बहुत गड़बड़ है सर, थोड़ा सा उसके साथ फीलिंग के साथ हाइड करोगे उसको, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बोलोगे सर आप क्या कर लो, बैलेंस ट्रांसफ़र कर लो, हमारे बैंक से लोन ले लो, 100 रुपये हम आपको दे रहे हैं, आप पुरानी वाली बैंक को दे दो, ठीक है, और पुरानी वाली बैंक को दे के SBI को 100 रुपये दे दो और ख़त्म करो अपना झंझट। फिर आपको हम अपना जो 100 रुपये आपको देंगे उस पर हम आपको केवल 6 रुपये लेंगे। तो कस्टमर कहता है भाई हमें नई बैंक से फ़ायदा हो रहा है, हम उसको 7 दे रहे थे, अब इसको 6 देना होगा तो फ़ायदा है। तो हम क्या होगा, वहाँ पर कस्टमर को बैलेंस ट्रांसफ़र करा देंगे, ठीक है, बैलेंस ट्रांसफ़र करा देंगे वहाँ पर। क्लियर है, बैलेंस ट्रांसफ़र मतलब उसका ऑलरेडी कहीं से लोन चल रहा होगा, उसको हम बैलेंस ट्रांसफ़र करा देंगे, ठीक है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। बैलेंस ट्रांसफ़र आपको समझ गए। फिर मैं बताऊंगा इसको, आपको रिपीट करूंगा अगर कहीं डाउट होगा। रीसेल आप समझ गए हो कि पुराने घर को ख़रीदने के लिए जो लोन लेते हैं उसे रीसेल होम लोन कहते हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र मतलब ऑलरेडी लोन चल रहा है घर को ख़रीदने वाला, उसको हम ट्रांसफ़र करा लेते हैं किसी बैंक में। टॉपअप मतलब फिर से कुछ पैसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन होम लोन में
घर बनवाने के लिए लेते हैं, P+C प्लॉट खरीदने प्लस बनवाने के लिए लेते हैं। पहले बैंक खरीदने का पैसा देगी, फिर उसके बाद दोबारा पैसा देगी बनवाने का। लैप आपको पता चल गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसके अगेंस्ट? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन, ठीक है। उसके बाद आता है होम लोन का प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? जब आप बात करोगे किसी से, बात करने के बाद अपॉइंटमेंट बुक करोगे, पहला नंबर आता है अपॉइंटमेंट। फिर अपॉइंटमेंट के समय हम पेपर कलेक्ट करते हैं, पेपर की लिस्ट आप भेजोगे कस्टमर को, कस्टमर पेपर तैयार करेगा। फिर पहला नंबर आता है अपॉइंटमेंट एंड पेपर कलेक्ट, आप पेपर कलेक्ट करोगे। उसके बाद हम पेपर की दूसरा नंबर आता है कलेक्ट कर, ऑल पेपर को कलेक्ट करके फाइल मेंटेन करते हैं, फाइल बनाते हैं उसकी। उसके बाद तीसरा नंबर आता है बैंक में ले जाके उसकी फ़ाइल लॉगिन कराते हैं। चौथा नंबर आता है लीगल एंड टेक्निकल। अच्छा, लीगल और टेक्निकल क्या होता है? लीगल मतलब वकील के नॉलेज में होता है। जिस प्रॉपर्टी को हम खरीदते हैं या बेचते हैं, और जब बैंक लोन देती है तो बैंक कंफर्म तो करती है ना कि इसकी प्रॉपर्टी सही है। तो बैंक का वकील होता है जो कि उसकी प्रॉपर्टी को चेक करता है कि प्रॉपर्टी सही है या गड़बड़ है, उस प्रॉपर्टी को चेक करता है, उसको कहते हैं लीगल। टेक्निकल क्या होता है? जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हो वो प्रॉपर्टी बना कैसे है, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, किस हिसाब से बनी है, वो अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है या नहीं है। जो अप्रूव्ड प्रॉपर्टी होने की कंडीशन होती है वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लीगल एंड टेक्निकल वही होता है। बैंक का वकील होते हैं जो आपको लीगल चेक करते हैं। उसके बाद टेक्निकल उस प्रॉपर्टी का चेक करते हैं कि वो बना कैसे है, ठीक है। अब जब लीगल और टेक्निकल चेक हो जाता है तो फिर क्या होता है? लोन सेंक्शन होता है। सेंक्शन मतलब उसका सब कुछ ओके हो जाता है तो उसका लोन सेंक्शन होता है। लोन सेंक्शन होने के बाद आपका 15 लाख या 20 लाख रुपया बैंक कहती है ठीक है आपका सब कुछ ओके है, अब आपको हम इतना पैसा दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उसका लोन हो जाता है सेंक्शन। छठवां नंबर आता है लोन डिस्बर्स। जब ये सब चीज़ ओके हो जाता है तो हम क्या करते हैं? चेक बनवाते हैं। जितना कस्टमर को पैसा चाहिए होता है खरीदने के लिए लोन, या उसको बनवाने के लिए, जो भी करने के लिए चाहिए होता है, उतने अमाउंट का हम बैंक से चेक बनवाते हैं। और जिस दिन से चेक बनता है कस्टमर की ईएमआई उस दिन से चालू हो जाती है। ध्यान देना, ईएमआई उस दिन से चालू हो जाती है जिस दिन से उसका लोन चेक बनता है। बैलेंस ट्रांसफ़र आपको बता दिया हूँ। अच्छा, बैलेंस ट्रांसफ़र होता क्या है आपको क्लियर कर दिया हूँ, लेकिन इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरत होता है वो आपको बताते हैं। एक होता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है? जब आपकी पुरानी वाली कंपनी से आपका लोन चलता होता है और नई वाली कंपनी में आप जाते हो तो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट दिखाना होता है कि आपकी पुरानी वाली बैंक ने आपका क्या क्या पेपर रखा है अपने पास गिरवी के तौर पे। मतलब आपकी रजिस्ट्री रखा होता है, पोजीशन लेटर रखा होता है, नक्शा रखा होता है, ये सब पेपर वो रखता है बैंक। जिस बैंक से आप लोन लोगे वो आपका पेपर गिरवी रखेगा। तो नई बैंक थोड़ा सा तेज होती है, दिमाग लगाती, कहती ये पेपर मुझे पहले बता दो कि क्या क्या पेपर पुरानी बैंक ने रखा है। कल का मैं आपको लोन दे दूं और मुझे वहाँ से पता चले कि ये पेपर ही नहीं रखा, तो मुझे भी तो आपके पेपर रखने होंगे। तो इसलिए पुरानी वाली नई वाली बैंक ये सब पहले पेपर चेक करती है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या पुरानी बैंक के पास रखा है, सबूत के तौर पे पहले वो ले लेती है। उसके बाद आता है फॉर क्लोजर लेटर। फॉर क्लोजर लेटर मतलब किसी चीज़ को क्लोज करने के लिए, क्लोजर मतलब क्लोज करने के लिए। तो ऐसा लेटर, सॉरी, ये लेटर क्या होता है? पुरानी वाली बैंक को हमें कितना पैसा देना है हमें वो बैंक लिख के देती है कि आपको मेरा अकाउंट बंद करने के लिए 100 रुपया, 6 रुपया, 106 रुपया देना होगा। इतना आप दे दोगे तो हम अपना SBI से बंद करके आप अपना HDFC से लोन चला लो, ठीक है। तो अपना बंद करने के लिए लिख के अमाउंट देगा कि आप 15 दिन के अंदर का टाइम दे रहे हैं। 15 दिन के अंदर अगर आप देते हो अमाउंट क्लोज करने के लिए तो आपको ये लेटर में लिख के लाओ कि इतने रुपया आपको देना होगा, वो लिख के लाओ। सेंक्शन लेटर, जब आपका लोन सेंक्शन होता है आपको बताया हूँ कि वहाँ पर एक लेटर मिलता है सेंक्शन लेटर, वो साथ में चाहिए होता है। अच्छा, बैलेंस ट्रांसफ़र को इक्विटी लोन भी कहते हैं।
बैलेंस ट्रांसफ़र को इक्विटी लोन भी कहते हैं। पेपर में हम बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं लिखते हैं, इक्विटी लोन लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है चार्जेस। जब भाई लोन लेंगे तो चार्जेस भी हमें देना होगा। तो चार्जेस क्या होता है? प्रोसेसिंग फ़ी, लीगल फ़ी, टेक्निकल फ़ी, चेक बाउंसिंग चार्जेस, ये सब चार्जेस होता है। प्रोसेसिंग फ़ी क्या होती है? प्रोसेसिंग क्या होती है? जब आपका बैंक आपको लोन देता है तो कुछ ना प्रोसेस करता है ना, आपकी फ़ाइल लॉगिन करेगा, उसके बाद उसका एक बैंकर जो होगा जो आपके केस को देखेगा, अपना टाइम बर्बाद करेगा, अपना फॉर्म बर्बाद करेगा, आपके घर पे भेजेगा। तो ये सब फॉर्म बर्बाद आप उसका करोगे, फॉर्म का होगा, एक क्रेडिट मैनेजर आप पे असाइन होगा, वो क्रेडिट मैनेजर आपके पूरे केस को समझेगा, सब कुछ करेगा। तो उसमें बैंक का भी कोई खर्चा आता है ना। बैंक सैलरी दे रहा है तो ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है तो अपने जेब से देगा, वो कस्टमर से तो लेगा जितना भी उसका खर्चा आएगा। तो अराउंड प्रोसेसिंग फ़ी कम ही होती है, 5,000 के समथिंग होती है, 3,000, 5,000, अलग अलग बैंकों की अलग अलग प्रोसेसिंग फ़ी होती है। लीगल फ़ी क्या होती है? जो वकील आपका लीगल चेक करता है वो 2,000 रुपये समथिंग, 3,000 रुपये समथिंग अपनी फ़ीस लेता है उस पेपर को चेक करने के लिए। टेक्निकल फ़ी जो होती है वो प्रोसेसिंग फ़ी में इंक्लूडेड होती है। टेक्निकल फ़ी भी लगती है लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी के अंदर ही आ जाती है टेक्निकल फ़ी। लगभग टेक्निकल फ़ी 3,000 की समथिंग होती है। टेक्निकल का लीगल तो आपको बता दिया ना। लीगल मतलब प्रॉपर्टी का पेपर चेक होता है, टेक्निकल मतलब आपके घर को चेक करता है। अब टेक्निकल की जो फ़ीस लगती है, एक टेक्निकल वाला बंदा जाता है आपके घर चेक करता है, आपके ऑफिस चेक करता है, सब कुछ आपका चेक करता है वहाँ पर जाके ना। उसकी भी फ़ीस होती है 3,000, 2,000, 2,500 ऐसे फ़ीस होती है। लेकिन ये प्रोसेसिंग फ़ी में 5,000 के अंदर ले लिया जाता है। बैंक इस 5,000 के अंदर ये प्रोसेसिंग फ़ी ले लेती है आपसे। उसके बाद आता है चेक बाउंसिंग। चेक बाउंसिंग चार्जेस क्या होता है? आपने चेक दिया और आपके पता चला कि आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो बैंक आप पे कुछ पेनल्टी लगा देता है। 100 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000, एक प्रकार की पेनल्टी लगा देता है चेक बाउंसिंग। अगर आपके चेक आपने किसी को दे दिया और आपको पता चला कि आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो बैंक का टाइम बर्बाद हुआ ना। बैंक उस चेक को स्कैन करती है, फिर दूसरे बैंक को भेजती है, फिर वहाँ से टाइम मेल आता है, फिर क्लियर करते हैं। बहुत टाइम लगता है चेक क्लियर होने में, 2 से 3 दिन लगता है। एक पोस्ट वाला बंदा लेके जाता है उस बैंक के आदमी के पास, जिस बैंक का कस्टमर का चेक होता है उसके पास जाएगा, वहाँ से क्लियर करवाएगा, तो टाइम लगता है बैंक का। तो बैंक अगर ऐसा कुछ होता है तो बैंक चार्जेस काट लेती है, चेक चार्जेस, बाउंसिंग चार्ज होता है। उसके बाद आता है ईएमआई। जब आप लोन लोगे, सब करोगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट तो जाएगी ना, एक इंस्टॉलमेंट होती है। तो इंस्टॉलमेंट आपको समझ गए? ईएमआई मतलब जब आप लोन लोगे तो हर महीने आपकी ईएमआई जाएगी, मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी। उसके बाद आता है ईएमआई बाउंसिंग। ईएमआई बाउंसिंग क्या होता है? सपोज डैट आपकी महीने आपने होम लोन ले लिया और उसकी महीने की जो ईएमआई जाएगी वो जाएगी 10 तारीख को। 10 तारीख को आपकी ईएमआई जाती है और किसी कारण आपके अकाउंट में 10,500 की ईएमआई जाती है, लेकिन किसी कारणवश आपके अकाउंट में 10,200 रुपया है, 300 रुपया नहीं है, कम हो गया, कुछ हो गया, कट गया, तो वहाँ पर आपकी ईएमआई बाउंस हो जाएगी। और जब ईएमआई बाउंस हो जाएगा तो वहाँ पर आपको बाउंसिंग चार्ज देना होगा, बाउंसिंग फ़ी देना होगा। और ये अगर बाउंसिंग हो जाता है तो कस्टमर के सिबिल रिपोर्ट में पता चल जाता है। और जब ये पता चल जाता है ना तो थोड़ा सा कस्टमर की प्रोफाइल में ना निगेटिव आ जाता है, निगेटिव पन आ जाता है। अदर बैंक से अगर वो बैलेंस ट्रांसफ़र कराने जाएगा तो उसको निगेटिव समझेंगे, इसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बैंक की ईएमआई दे सके टाइम से। तो आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ईएमआई बाउंसिंग वही है कि 10 तारीख को इंस्टॉलमेंट जा रही है, अगर 10 तारीख को नहीं गई, कटी नहीं, तो वहाँ पर बाउंसिंग हो जाएगा। उसके बाद ईएमआई 2 प्रकार से जाती है, एक फ्लैट जाती है और एक फ्लोटिंग ईएमआई जाती है। फ्लैट क्या होता है? आप किसी मॉल पे जाओगे तो वहाँ पर लिखा होता है फ्लैट 50% का डिस्काउंट। फ्लैट मतलब अगर वो आपकी जीन्स 300 रुपये की है, 360 रुपये की है, तो फ्लैट 50% डिस्काउंट।
130 रुपये ऐसे समथिंग जो भी उसका उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर 360 रुपये की है तो आपकी उसका आधा हो जाएगा, जितना भी उसका होगा 180 होगा, 180 रुपये हो जाएगा। तो फ्लैट मतलब समझ गए, उसकी ईएमआई फिक्स होना, उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होना। अगर 6.70 दे रहा है तो फ्लैट कभी ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन बैंक अब देना बंद कर दिया है, अब किसी को फ्लैट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी को फ्लैट में नहीं देता क्योंकि बैंक को घाटा हो जाता है। बैंक फ्लोटिंग में देता है, मतलब बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी घटता है कभी बढ़ता है। 100 रुपये देने के लिए कभी 6 रुपये 70 पैसा लेता है तो कभी 7 रुपये 20 पैसा लेता है उसी 100 रुपये को देने के लिए बैंक। तो जब ज़्यादा करता है तो बैंक को ज़्यादा ईएमआई आती है, ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसीलिए फ्लैट देना बंद करके फ्लोटिंग देने लगा है। उसके बाद ईसीएस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, मतलब उसको एक प्रकार का ये जो ईएमआई होती है वो एक पोर्टल होता है ऑटोमेटिक। ये एक ऐसा पोर्टल है कि जिसमें ऑटोमेटिक कस्टमर की ईएमआई कट जाती है। बैंक वालों को कुछ करना नहीं होता, ऑटोमेटिक वहाँ उसकी ईएमआई कट जाती है। एक पोर्टल है, इतना डीपली आपको जानना भी नहीं है। तो एक प्रकार का ये पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जहाँ पर कस्टमर की ऑटोमेटिक ईएमआई कट जाती है। उसके बाद आता है कितने साल के लिए कौन ले सकता है, पर्सनल लोन कौन ले सकता है, कितने साल तक के लिए ले सकता है, एज लिमिट क्या है, कितने टाइम तक के लिए ले सकता है, सब बताता हूँ। होम लोन 18 साल से 70 साल तक के लोग ले सकते हैं। ठीक है, 18 साल से 70 साल तक के आदमी होम लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन 21 साल से 60 साल के लोग ले सकते हैं। ठीक है, होम लोन 18 से 70 साल के लोग, पर्सनल लोन 21 साल से 60 साल के लोग। होम लोन में सेल्फ एम्प्लॉय, अगर होम लोन कोई लेता है और सेल्फ एम्प्लॉय है तो वो 75 साल के समथिंग तक ले सकता है। अगर होम लोन का कोई लेना चाहता है वो भी सेल्फ एम्प्लॉय है तो 75 साल के समथिंग ले सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई सैलरी पर्सन है तो वो 65 साल तक ले सकता है। ले तो सकता है 60 साल तक, सैलरी परसेंट 60 साल के ऊपर लोन नहीं ले सकता। लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनी होती हैं जो अपने एम्प्लॉय का रिटायरमेंट 65 साल में देती है या 70 साल में देती है। वो आप जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ का रिटायरमेंट एज पे डिसाइड करेगा। वैसे सेल्फ एम्प्लॉय 70 साल तक ले सकते हैं लगभग समथिंग, मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा ना बता सकता हूँ क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉय हमेशा काम करता है, जब तक वो मरता नहीं है तब तक वो काम करता है। तो सेल्फ एम्प्लॉय 60 से 70 से 75 साल तक काम करता है तो हम दे सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय को सैलरी पर्सन को हम 60 साल के ऊपर नहीं देते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो अपने एम्प्लॉय को 65 साल तक रिटायरमेंट नहीं करती हैं, 65 साल तक देती हैं, तो हम वहाँ पर 65 साल तक हम दे सकते हैं। उसके बाद आता है होम लोन ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल तक हम ले सकते हैं, मतलब उस पैसे को कितने साल के लिए ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस पैसे को कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 साल के लिए ले सकते हैं। उस पैसे को हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल के लिए ले सकते हैं। कम से कम कितने साल के लिए ले सकते हैं, 5 साल के लिए ले सकते हैं। लेकिन हमें उसकी ईएमआई और एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर से देखकर हम उसको कमेंट करेंगे। सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ किसी क्लाइंट की एज है 45 साल। ठीक है, अगर किसी क्लाइंट की एज 45 साल है तो हम उसको कितने साल तक के लिए लोन दे सकते हैं, 15 साल के लिए। क्यों? क्योंकि हम रिटायरमेंट एज सबकी 60 साल मान के चलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय को थोड़ा बढ़ा दो आप, लेकिन हम एज लेके चलते हैं 60 साल। तो 60 साल अगर कस्टमर 45 साल का है, ठीक है, कस्टमर अगर 45 साल का है और 60 साल तक हम दे सकते हैं तो कितना साल हुआ, 15 साल। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उस कस्टमर को 15 साल के लिए दे सकते हैं। अगर कोई कस्टमर 20 साल का है तो हम उसको कितना टाइम के लिए दे सकते हैं। तो आप कहोगे सर तो 60 साल बोले हैं तो मतलब 40 साल के लिए दे सकते हैं। नहीं, आप 30 साल से ऊपर उसको लोन नहीं दे सकते हो।
ज़्यादा से ज़्यादा उस लोन लेने की सीमा उसकी 30 साल होगी और कम से कम 5 साल होगी। पर्सनल लोन की ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल और कम से कम 1 साल। पर्सनल लोन लॉन्ग शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कम टाइम के लिए मिलता है, एक साल 2 साल 3 साल के लिए मिलता है पर्सनल लोन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। अराउंड 2 साल 3 साल के लिए लोग लेते हैं। तो आप वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, और आपको जहाँ डाउट लगता है, मैंने फ्रंट पेज में अपना नाम अपना फ़ोन नंबर दिया है, आप मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और कांटेक्ट कर सकते हो। नो डाउट नो इशू। कहीं पर भी आपको कहीं डाउट आए आप मेरे पास कॉल कर सकते हो। आगे आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 100 रुपये देने के लिए कौन बैंक कितना पैसा ले रही है। तो ये आप वीडियो कब देख रहे हो मुझे नहीं पता, मैं जिस दिन वीडियो बनाया हूँ उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हूँ। HDFC होम लोन पे जब पैसा देती है तो 6.70 लेती है, SBI 6.80 लेती है, SBI 90 लेती है 6 GIC 7। अच्छा, मैंने आपसे बात किया था ना, कुछ प्रॉपर्टी जो अनअप्रूव्ड होती हैं जिनका नक्शा नहीं पास होता, तो वो कौन सी बैंक करती है? GIC कर देती है, RBL कर देती है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कर देती है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो HDFC से ज़्यादा है ना, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट HDFC से ज़्यादा है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये कर देती हैं। पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की शुरुआत होती है वो 10.5 से 12 के समथिंग, 12.5 तक होती है HDFC की। अदर बैंक के 11 के समथिंग होती है। लेकिन पर्सनल लोन पे कंपनी डिसाइड करती है उसकी कंपनी कितनी अच्छी है। कंपनी कैसे होती है, उसमें कैटेगरी ABC लिस्टेड होता है, ABCD। अब उसकी कंपनी किस कैटेगरी में जा रही है, आ रही है, उस हिसाब से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ऑफ़र करेंगे। लेकिन आपको ऑफ़र जो करना है वो 10.5 से 11 के समथिंग करना है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे उसकी कंपनी देख के कि हम उसको किस किस कैटेगरी में, कैसी कंपनी है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है LTV। LTV क्या होता है? लोन टू वैल्यू। किसका? लोन टू वैल्यू। थोड़ा उल्टा कर दो, वैल्यू जो होता है प्रॉपर्टी का वैल्यू, वैल्यू यहाँ पर प्रॉपर्टी आएगा और लोन मतलब लोन। तो हम लोन जो प्रॉपर्टी का लोन जो होता है हम उसकी वैल्यू देख के देते हैं, LTV देख के देते हैं। अगर किसी कस्टमर की प्रॉपर्टी 30 लाख से कम है, जैसे अभी मैंने आपको अब यहाँ पर बता रहा हूँ टॉपअप वाली चीज़, जैसे आप 10 सॉरी जब आप जो है 10 रुपये का रिचार्ज करते हो तो आपको 10 में 10 नहीं मिलता ना, 10 में 7 रुपये 80 पैसा मिलता है। उसी तरह बैंक जो लोन देती है वो 100% नहीं देती है। तो आप जब 30 लाख से कम लोन लेते हो, 30 लाख से कम का लोन होता है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% लोन दे देते हैं। होम लोन, होम लोन हम प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% दे सकते हैं। मतलब 10% कस्टमर अपने पास से पैसा लगाएगा और 90% पैसा हम देंगे। अब प्रॉपर्टी 30 लाख से ऊपर आती है, 70 लाख के बीच में आती है, मान लो 55 लाख की प्रॉपर्टी है, 65 लाख की प्रॉपर्टी है, तो हम बैंक जो है उसको 80% पैसा देंगे, 20% पैसा उसको अपने जेब से लगाना होगा अगर उसकी प्रॉपर्टी 30 लाख के ऊपर की आ रही है। ठीक है। अब 30 लाख से 70 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी आ रही है तो हम उसको 70% पैसा देंगे, 30% पैसा कस्टमर अपने पास से लगाएगा और 70% पैसा हम उसको फंड देंगे। ठीक है। हम वो आगे हम आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। यहाँ पर मैं अपनी ट्रेनिंग को समाप्त करता हूँ। जो आपको डाउट हो, जो आपको प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जहाँ पर आपको डाउट लगे आप मुझसे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो। और डाउट को क्लियर करने के लिए 2-3 बार आप वीडियो देखो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि पूरी वीडियो को क्लियर कर दिया हूँ, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगा वहाँ पर क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। और आगे बेस्ट ऑफ लक। 2-3 बार वीडियो देखना, क्लियर हो जाएगा। जहाँ डाउट होगा मैं क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच।